नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुचर्चित मुद्दे के बारे में जो अभी पूजा खेदकर के नाम से चल रहा है। पूजा खेदकर इस समय सुर्खियों में बनी हुई है और लगातार उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि पूजा खेदकर का चयन किस प्रकार से हो गया, क्या उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है। मैं ये सोच रही हूँ कि यूपीएससी जैसी एक ऐसी संस्था जो कि देश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो कि आपको एक बड़ा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनाती है, उस जैसी संस्था पर क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं आता, नहीं लगता? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी करते हैं, लाखों लाख स्टूडेंट अपना घर छोड़ करके गरीबी में रह करके मुखर्जी नगर आप देखिए, करोल बाग आप देखिए, राजेंद्र नगर, वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं, कम खाते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पूजा खेदकर जैसे लोगों का जब न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या वाकई यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी सेवा में लोगों का चयन करती है, परीक्षा कंडक्ट कराती है, क्या उसके क्रेडिबिलिटी पर, उसकी चयन प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा नहीं होता है? तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यूपीएससी पर जा रहा है कि यूपीएससी ने किस प्रकार से चयन किया पूजा खेदकर का। देखिए, पूजा खेदकर के दो मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला है उनके ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, दूसरा मामला है उनको बताया गया है कि मल्टी डिसेबिलिटी है, मतलब वो बहुत सारी डिसेबिलिटी है उनमें, जैसे वो मानसिक रूप से थोड़ा डिसेबल है और उनको आँख से भी कम दिखता है। तो ये दो डिसेबिलिटी का मुद्दा जो है वो चल रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है, मतलब ये विवाद जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। विजय कुम्हार जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई लगा करके पता किया पूजा खेदकर के बारे में। पूजा खेदकर जब उनका जब चयन हुआ और उनको उनका ही गृह जिला जो पुणे है वो दे दिया गया। तो यूपीएससी में ऐसा प्रावधान है, या स्टेट पीसीएस में भी आप देखेंगे तो किसी को होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं मिलता है, और होम डिस्ट्रिक्ट अगर किसी को मिलता भी है तो नौकरी के एकदम लास्ट स्टेज में, लास्ट राउंड में मिलता है। लेकिन कोई प्रोविज़न पीरियड में जब होता है, मतलब जब पहले यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र बँट जाता है। नियुक्ति पत्र बँटने के बाद आपको दो साल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब 2 साल की ट्रेनिंग आपकी पूर्ण होती है तब आपको प्रॉपरली जो है ज़िले में पोस्टिंग मिलती है। अगर आप आईएएस में चयन होते हैं तो आपको प्रॉपर रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, उपायुक्त जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये प्रोविज़न पीरियड में जब इनकी पहली नियुक्ति ही हो जाती है इनके होम टाउन में, तो विजय खेदकर जी को आशंका होती है कि कोई ना कोई मामला है कि किसी को होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल सकता है। साथ ही साथ जो पूजा खेदकर है, सॉरी विजय कुम्हार जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनको ये शंका होती है। फिर उसके बाद पूजा खेदकर जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट आती हैं तो वहाँ पर वो बहुत सारा उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो वहाँ के तहसीलदार और सुनने में आया कि कलेक्टर भी जो है उनको भी वो बुरी तरीके से, वो और उनके पिता जो हैं धमकाते हैं कि हमारी बेटी को अभी ऑफिस चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, और इसमें वॉशरूम अटैच नहीं है, तो गाड़ी चाहिए, गार्ड्स चाहिए। तो प्रोविज़न पीरियड में वो सारी जो फैसिलिटीज़ वो मांग रही थी वो मिलता नहीं है। कलेक्टर का भी वो ऑफिस जो है खाली करा लेती हैं, अपना बोर्ड लगा देती हैं, जो कि यूपीएससी के कंडक्ट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें विजय खेदकर जी जो है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और आपके नेता हैं, वो आरटीआई लगा करके उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि वो उन्होंने ओबीसी का क्रीमी लेयर का जो है वो सर्टिफिकेट लगाया है। बाद में जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उनके पिता, जिनका नाम दिलीप खेदकर है, वो पहले सरकारी ऑफिसर रह चुके होते हैं और उसके बाद वो अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी वो किसी बहुजन पार्टी से
उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक हलफनामा देता है, एक एफिडेविट चुनाव आयोग को जाती है, जिसमें उस अपनी शादीशुदा, मतलब वो शादी है या नहीं, शादी की है उसने या वो डिवोर्सी है, मतलब उसका अपना जो वैवाहिक स्थिति है उसके बारे में बताता है। साथ ही उसकी संपत्ति चल अचल कितनी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो जो दिलीप खेदकर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं कि लगभग 40 करोड़ रुपए की उनकी जो है प्रॉपर्टी है, और अन्य संपत्ति का विवरण, जैसे कि उनके पास 7 फ्लैट है, ज़मीन है, बहुत सारा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूजा खेदकर, जिन्होंने कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, वो क्रीमी लेयर के दायरे में आती है। अब समझते हैं कि ओबीसी क्रीमी लेयर क्या है। ओबीसी क्रीमी लेयर कहते हैं जब किसी व्यक्ति की जो ओबीसी कैटेगरी में आता है उसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम होगी तो वो जो है, या 8 लाख रुपए से अगर अधिक होगी तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। जब उसकी, मतलब उस कैंडिडेट की या फिर उसके माता पिता की, अगर इनकम 8 लाख से ऊपर होती है तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं और उनको किसी तरीके का ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है। यहाँ पर पूजा खेदकर जी का जो मामला आया उसमें उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया। अब ये समझने वाली बात है कि ओबीसी, जब वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा उनके फादर इनकम कमा रहे थे या उनकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो वो क्रीमी लेयर के दायरे में तो नहीं आती है, मतलब उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था। फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से जो है सर्टिफिकेट तैयार करवाया। जो मुद्दा अभी चल रहा है, आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा। फिर उसके बाद ऐसी, मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे फादर जो हैं, मेरी मदर का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन जो उनके फादर ने 2024 का हलफनामा दिया उसमें भी उन्होंने ये विवरण नहीं दिया कि उनकी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है। दूसरा मामला उठता है उनकी डिसेबिलिटी को लेकर के। उन्होंने अपने आप को मल्टीपल डिसेबिलिटी बताया है, मतलब एमडी का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है। तो अब उस एमडी के सर्टिफिकेट पर प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी थी तो उन्होंने अपनी आँखों का जांच क्यों नहीं करवाया था, वो भी एम्स में, क्योंकि यूपीएससी ने उनको अपनी आँखों का जांच एम्स में करवाने के लिए कहा था। उनको कई बार मौका दिया गया लेकिन वो एम्स नहीं गई। उसके बाद सीएटी, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, सीएटी, कैट में जा कर के उनका मामला दर्ज हुआ और फिर कैट ने उनको कहा कि वो जो है यूपीएससी के लिए डिस्क्वालीफाई की जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपना मेडिकल परीक्षण एम्स में नहीं करवाया है। फिर यूपीएससी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर देता, मतलब हटा देता है कि ये एबल नहीं है, मतलब अभी इन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट सही सबमिट नहीं किया है। फिर उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि वही यूपीएससी जो कि कैट के निर्देश पर, आदेश पर इसको यूपीएससी का पद नहीं, आईएएस का पद नहीं देता है, वही यूपीएससी फिर अचानक से उनके उसी सर्टिफिकेट को जो कि एम्स से प्रमाणित नहीं था कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि यूपीएससी की चयन प्रक्रिया क्या इस तरह की है। इतने स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के भरोसे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, जिसमें से एक ये सवाल है कि 11 बार उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा नाम बदल के दी है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि आप ओबीसी कैंडिडेट केवल 9 बार ही यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, तो इन्होंने 11 बार एग्ज़ाम कैसे दिया। देखिए, कहा जाता है ना कि लालच बहुत बुरी बला होती है। मतलब आप जब बहुत ज़्यादा लालच करेंगे और अहंकार में डूब जाएंगे तो वो अहंकार और लालच आपको कहीं ना कहीं डुबा देता है। तो यही उनका अहंकार, यही उनका यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ज़िले में आकर के अपने ही उच्चाधिकारियों से बदतमीज़ी करना शायद उनके पतन का कारण बना। और उनके साथ में उनकी माँ जो है, जिनका नाम है मनोरमा खेदकर, उनके ऊपर भी, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो मतलब गन लेकर के, असलहा लेकर के लहरा रही हैं और लोगों को धमकियां दे रही हैं। तो ये जो उनके ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उनके फादर की छानबीन जारी है। तो अब यहाँ पर
बहुत बड़ा मतलब एक विवाद बन गया है, एक मसला बन गया है, जिसका जवाब देश को तो चाहिए ही, देश की जनता को तो चाहिए ही, क्योंकि जो अन्य लोग हैं जो यूपीएससी की चयन प्रक्रिया से परिचित नहीं है, वो ये तो जानते हैं कि कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आता है तो वो ज़िले के भलाई के लिए आता है। हमने ऐसे लोगों को तो देखा है जिनके जो मतलब बनने के बाद फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन बनने से पहले ही किसी के सर्टिफिकेट भी गलत है, और इस तरीके से यूपीएससी ने कैसे चयन कर लिया। तो ये जो पूजा खेतकर का जो लालच था, और उनका जो लालच था मेनली वही उनके पतन का और उनके माता पिता के भी पतन का कारण बन रहा है। फिलहाल तो यूपीएससी ने जो है वो महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप ये बताइए कि आपने किस प्रकार से पूजा खेतकर का ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसको आपने बनाया है। मतलब इस सर्टिफिकेट में सच्चाई क्या है, मतलब ये सर्टिफिकेट सही है या गलत है। क्योंकि एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि पूजा खेतकर ने यूपीएससी से अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई है। छुपाने में ये था कि उनके पास लगभग 17 से 20 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी, अपने नाम से संपत्ति थी, जिसको उन्होंने यूपीएससी में नहीं बताया, उसे छुपा लिया। देखिए, अगर आप गलत एफिडेविट देते हैं तो इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। नौकरी से तो ऐसे ऑफिसर्स को जाना ही चाहिए, साथ ही साथ इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो समाज में आकर के जब ये अभी इस तरह से ठगी कर रहे हैं तो ये समाज में आने के बाद क्या लोगों की सर्विस करेंगे। मैं तो स्टेट पीसीएस के बारे में इतना कुछ देख रही थी और सुनती आ रही थी, पेपर लीक हो जाता है, बड़ा बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये तो अजीब सा मुद्दा हो गया है कि यूपीएससी जैसी संस्था में इस तरीके से अगर धांधली हो रही है, किसी का सर्टिफिकेट सही नहीं है और उसका चयन हो जा रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा दुखद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना तन मन धन सब त्याग कर, अपना घर परिवार सब छोड़कर और एक गरीबी में जीवन जीते हैं, अभावों में जीवन जीते हैं, पढ़ते हैं और ये आशा रखते हैं कि वो कभी ना कभी यूपीएससी क्लियर करेंगे और देश को सर्वोच्च देंगे, सर्वोच्च सेवा में उनका चयन होगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। फिलहाल तो जो लिपासना है उसने नोटिस आदेश जारी करके इनको पूजा खेतकर जी को वापस बुला लिया है और उनका जो प्रोविज़न पीरियड का जो ट्रेनिंग है अभी बंद कर दी गई है। अब उन पर जांच होगी, जांच के बाद देखा जाएगा कि आरोप सत्य पाए जाते हैं या नहीं। फिर आगे आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।